अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रमज़ान नवीद एंड यू आर वाचिंग सीए विद रमज़ान नवीद। आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। आज हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू पास कॉस्टिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे की और ड्यूरिंग द सेशन क्या ऐसी चीज़ें की जिनका जो है वो इम्पैक्ट आया कि अच्छा पेपर हुआ हमारा, और कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया। तो ये सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पिछली वीडियो रिकॉर्ड की थी, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। फिर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कॉस्टिंग पे भी होनी चाहिए, टैक्स पे भी, बिजनेस लॉ पे भी। तो ये वीडियो इंशाल्लाह जो है कॉस्टिंग पे होगी और बाकी जो वीडियोज़ है वो भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आती जाएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने तैयारी कैसे की, फिर क्या क्या चीज़ें ड्यूरिंग द सेशन हमने की जो कि वैल्यू ऐड हुई हमारे पेपर में। पेपर कैसा हुआ, पेपर कितने मार्क्स का हुआ, पेपर में क्या क्या मसला है, सारी चीज़ों को बारी बारी देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे की। सेम रोज़ भी जिस एफ में मैंने आपको बताया था कि आपको रोज़ का लेक्चर रोज़ लेना है, ठीक है। रोज़ का काम होमवर्क जो आपको मिलेगा, एक दो क्वेश्चन टीचर्स देते हैं अक्सर, वो आपने करने हैं साथ साथ। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो, उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड हो, बस आपसे ज़्यादा अच्छा उसमें कोई परफॉर्म ना कर सके, तो आपको सबसे पहले काम करना होगा अपने बेसिक्स पे, कोस्टिंग में खास तौर पे। जब तक आपकी ग्रिप बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उस वक्त तक आप अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो बेसिक्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमारी जो पहला जो लेक्चर था कोस्टिंग का, उस क्लास में हमने पढ़ा क्या था। हमने क्या किया, अपने रजिस्टर पे एक डायग्राम बनाई, पूरे पेज पर वो मुश्तमिल थी डायग्राम। हमारे टीचर थे सर जवाद महमूद, बड़े अच्छे टीचर हैं, वेरी काइंड टीचर, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं वो। उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करवाया, एक फैक्ट्री की ना डायग्राम बनवाई हमें ना रजिस्टर पे। अब उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होता है, इस डिपार्टमेंट में ये काम होता है। तो सबसे पहले हमने एक फैक्ट्री का स्ट्रक्चर समझा कि उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। उसमें एक होता है वेयर हाउस होता है, एक फैक्ट्री एरिया होता है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, एक कुछ ऐसा वेयर हाउस होता है जहाँ पे वर्क इन प्रोसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक बेसिक्स जो है ना वो वहाँ से हमारे स्टार्ट हुए थे। इतना डीप आपको इसमें जाना पड़ेगा। और फिर सर जवाब कहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि कोस्टिंग आपकी पास हो ना, तो इस सब्जेक्ट में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया से ना अलग होकर बैठ जाएँ। बिल्कुल एक सेपरेट जगह पे आप बैठ गए, वहाँ पे कोई आपको तंग करने वाला नहीं है। फिर आप कुछ भी पकड़ें, कोई क्वेश्चन पकड़ें, कोई कॉन्सेप्ट पकड़ें, उसको देखें ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको करने के क्या और तरीके भी हैं। अलग से खुद से बैठ के सोचना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोस्टिंग में सोचना बहुत ज़रूरी है। सोल्व करना तो वो तो बहुत आसान काम है। जैसे ही आपको समझ लगेगा कि इस तरह से मैंने सोल्व करना है ना, तो वो सवाल यूँ हो जाएगा। एक उसका सारा स्ट्रक्चर तैयार करना कि इसमें पहले ये होगा, इतना होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, किस तरीके से होगा। अब काफ़ी तरीके होते हैं ना एक सवाल को कोस्टिंग में सोल्व करने के। तो सबसे पहले आपको अपना एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ती है कि इसमें पहले ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँ। तो वो जो ज़हन में एक स्ट्रक्चर बनता है ना पहले क्वेश्चन का, वो बहुत ज़रूरी है। और वो आपका किस तरह बनता है, जब आप अलग बैठ के सोचते हैं, चीज़ें देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उन पे काम करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता फिर आप प्रैक्टिस करते हो उनकी, फिर आपकी चीज़ों पे जो है ना वो ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है। अब हमने तैयारी कैसे की, हमने रोज़ का एक लेक्चर लिया। हमने अपना होमवर्क टाइम पे किया, पार्क्स में बैठ के किया, लाइब्रेरीज़ में बैठ के किया, घर बैठ के किया, जहाँ भी गए हमने बस होमवर्क अपना टाइम पे किया। उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व किए, एक-एक सवाल कितनी बार सोल्व किया, लेकिन कभी भी उनकी जो एडजस्टमेंट्स होती थी ना, वो सेम नहीं होती थी। मतलब कि कभी कोई आंसर आ रहा होता था, कभी कोई आंसर आ रहा होता था, कभी राउंडिंग ऑफ के इतने मसले होते हैं इसमें। अब हमारे टेस्ट होते थे, एक सवाल किया ग्रीन लिमिटेड के नाम से। अब मैं सवाल करके बैठा हुआ हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं बड़ी टेंशन में, सर जवाब मुझे देख रहे हैं, इसको क्या हो गया? वो मुझे पूछते हैं, बेटा ठीक हो गया सवाल? मैंने कहा हाँ सर ठीक तो हो गया, बस ये ना आंसर जो है ना वो परफेक्ट नहीं आया, राउंड ऑफ। सर कहते, इस तरह से सर का रिएक्शन था। तो वो मुझे सीन आज भी याद है। सर कहते राउंडिंग ऑफ के मसले में जिस दिन अगर हम पड़ गए ना, फिर वो एक बात कहा करते थे कि अगर राउंडिंग ऑफ पे आई कैप जो है नंबर काटना शुरू हो गया ना, तो फिर आज तो मेरा सीए क्वालिफाइड ही ना होता, आज मैं क्यूएम में या पीआरसी में कहीं पे बैठा होता। तो ये एम्बिग्यूटीज़ होती हैं कुछ के, राउंडिंग ऑफ की वजह से नंबर तो नहीं कटते, बिल्कुल नहीं कटते। एडजस्टमेंट्स के मार्क्स होते हैं, वैल्यूज़ भी इवन जो आपकी आ रही होती है ना, जो आंसर आ रहे होते हैं, फिगर्स आ रही होती हैं, उनका भी सेम होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो कैलकुलेशंस आपने की होती हैं, जिस जो मेथड होता है उसका, और जो फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह जो चीज़ें आपने लगाई होती हैं ना, वो इसमें मैटर कर रही होती हैं, उनके मार्क्स होते हैं इसमें। फिगर्स के भी मार्क्स नहीं होते, नंबर्स के भी मार्क्स नहीं होते इसमें। राउंडिंग ऑफ का तो मसला बिल्कुल नहीं है। तो वो अक्सर कहा करते थे सर जवाब के, अगर तो इतना ही मसला होता ना, तो आई कैप को अलग पेपर रखना चाहिए राउंडिंग ऑफ पे। तो ये कोस्टिंग में ये इशू जो है ना रेज़ होता है काफ़ी, लेकिन ये कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। तो पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको अपने पेपर का सारा एनालिसिस बताऊँगा इसमें कि मैंने क्या-क्या चीज़ें अटेम्प्ट की और पेपर पे क्या-क्या मुझे मसले आए उस वक़्त। तो मैंने पेपर दिया था मार्च 2023 में। तो आप भी मार्च 2023 का पेपर अपने सामने रख लें ताकि आपको जो है एनालिसिस करने में ज़रा सही मज़ा आए। तो इसे आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकेंगे कि मैंने कितना नंबर का अटेम्प्ट किया, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने नंबर का अगर हो तो रीज़नेबल है। जी, तो मेरे सामने खुल चुका है इस वक़्त 9 मार्च 2023 का कोस्टिंग का पेपर जो कि मैंने अटेम्प्ट किया था। उस अटेम्प्ट में ये पेपर कंपैरेटिवली आसान आया था। तो इसमें रिज़ल्ट की रेशो भी तकरीबन 55% थी रिज़ल्ट की रेशो। मतलब अगर 100 बंदों ने पेपर दिया तो 55 लोगों ने पास किया था, और ये आज तक की कोस्टिंग की सबसे हाईएस्ट रेशो थी कि 55 बंदों ने पास किया ये पेपर। उसका रीज़न ये था, ये पेपर थोड़ा-सा आसान था क्योंकि उसमें मुश्किल टॉपिक टेस्ट ही नहीं किए गए, डिसीजन मेकिंग टेस्ट ही नहीं की गई, जो कि अच्छे सवाल जिस पे डिसीजन मेकिंग पे बनते हैं, वो टेस्ट ही नहीं किए गए इतने ख़ास। तो हमने तो वर्स्ट के लिए तैयारी की हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें आसान पेपर मिल गया। फिर भी हम पैनिक कर गए कि इतना आसान कैसे आ सकता है भाई। तो हम शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। सबसे पहला सवाल था एएस कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड के नाम से। अब फिर वही बात आ जाती है, दोबारा इस वीडियो में कहूँगा मैं कि सिलेक्टिव स्टडी जिसने की होगी ना,
वो ये नहीं कर सकता ये सवाल भी अटेम्प्ट। उसका रीज़न ये है कि इसमें देखें उसने डाला हुआ है लर्निंग कर्व का। अब जब लेबर आप कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो लर्निंग कर्व आपको इसमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब ये छोटा टॉपिक है लर्निंग कर्व का, स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं यार छोटा टॉपिक इसमें से क्या ही आ जाएगा। अगर हम इसका मार्किंग प्लान देखें तो इसमें 5 नंबर की जो 10 नंबर में से 5 नंबर किसके हैं, वो तो लेबर के कैलकुलेट करने हैं, यानी कि लर्निंग कर्व के वो जो आपने कैलकुलेशन करनी थी उसके। रॉ मटेरियल के 3 है, ओवरहेड्स और बिड प्राइस का। बिड प्राइस यानी कि डिसीजन, बिड प्राइस का कैलकुलेशन और बिड प्राइस जो आपने करनी है उसकी कैलकुलेशन, उस डिसीजन का 1 मार्क्स है, बाकी मार्क्स तो सारी कैलकुलेशंस के हैं। तो इसमें वेदर डिसीजन आप क्या ले रहे हैं कि बिड प्राइस क्या कोट कर रहे हैं वो तो इरेलेवेंट होगी ना, मार्क्स तो आपके कैलकुलेशंस के आएंगे सारे। तो आपको इस फील्ड में ऐसा बंदा भी कोई नहीं मिलेगा जो आपके सामने आए और कहे कि जी मैंने तो ये टॉपिक्स तैयार ही नहीं किए थे, ये टॉपिक्स मैंने तैयार ही नहीं थे, फिर भी मेरा पेपर पास हो गया। ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक्स वो बड़े क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स में डाल देता है। तो 100% जब तक आपकी तैयारी नहीं होती 50 नंबर आप सिक्योर कर ही नहीं सकते इसमें। पेपर डिज़ाइन इस तरह से, इसको बनाया इस तरह से जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसमें था मसरूर लिमिटेड के नाम से एक सवाल। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये भी लर्निंग कर्व हमने अच्छी तरह से तैयार, छोटे टॉपिक्स हमारे अच्छी तरह तैयार होते थे, तो हम इन पे भी उतना ही फोकस करते थे जितना कि हम बड़े टॉपिक्स पे कर रहे होते थे। क्योंकि जितने मर्जी आप जो लेंथी टॉपिक्स होते हैं, जो मुश्किल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जितना मर्जी आप उनको तैयार कर लें उनमें नंबर वही रीजनेबली आने होते हैं आपके। जितनी मर्जी तैयारी कर लें परफेक्शन कंप्लीशन में आप नहीं जा सकते। तो छोटे टॉपिक्स जो होते हैं ये आपको पास करवाने में, फिर बता रहा हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिलेक्टिव स्टडीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए आपको। मसरूर लिमिटेड के नाम से ये सवाल है, सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें आ गया EOQ और उसकी मटेरियल की कैलकुलेशन वगैरह सारी इसमें आ गई। अब किसी से ये सवाल अटैम्प्ट नहीं हुआ था मेरे दोस्तों में से, जो कि वहाँ पे एग्जामिनेशन वाला पेपर दे के हम पूछते थे यार कैसा हुआ कैसे हुआ, और सब बंदे कह रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाल दिया, क्या पूछ लिया उसने। उस वक्त मुझे इतना आसान लगा था ये सवाल, और सबसे पहले मैंने जो सवाल अटैम्प्ट किया था वो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्योंकि ये मैंने अच्छी तरह से तैयार किया हुआ था। तो इसको भी सही से अटैम्प्ट किया हमने। इसमें भी EOQ वगैरह पूछा हुआ था। इसकी अगर मार्किंग स्कीम देखें तो इसमें भी शॉर्ट फॉल इन प्रोडक्शन के 3 नंबर उसमें पूछे, स्टॉक आउट कोर्स के 3 नंबर। तो ये सारे टॉपिक आसान है, इतनी कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होती। छोटे टॉपिक तैयार करो ना, नंबर सिक्योर करना आपके लिए आसान होता है। और कंक्लूजन का फिर उसने 1 मार्क रखा। कंक्लूजन जो मर्जी निकाल लें आप, डिसीजन आपने जो मर्जी निकाल लिया एंड पे, लेकिन मार्क्स आपकी कैलकुलेशन के ही हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 आता है फायजा कंपनी लिमिटेड के नाम से। इसमें वेरिएंसेस की जो है ना वो आपको थ्योरी लिखनी थी, उस पर कुछ बताना था कि CFO को सजेशन वगैरह देने थे, डिस्कस करना था कुछ। तो ये भी मैंने एंड के लिए रखा था कि इसको लास्ट पे करूँगा, क्योंकि अभी उस वक्त मुझे इतना चुल हुई थी कि मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूँगा पहले। फिर आया क्वेश्चन नंबर 4, नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज सेफ्टी स्टॉक इज नॉट मेंटेन बाय एंटिटी। अब जब हम न्यूमेरिकल वाला पेपर तैयार कर रहे थे ना, हम थ्योरी पे फोकस ही नहीं करते। अब जो है मेरा भी कुछ इस तरह से सीन था, तैयार की हुई थी, पढ़ा हुआ था सब, लेकिन फिर भी सवाल को एंड के लिए रखा कि भाई एंड पे सॉल्व करेंगे, अभी न्यूमेरिकल पे ज़रा फोकस कर लें। ये देखें ना, 8 नंबर और 5 नंबर इनकी, तो उसने 13 नंबर की तो थ्योरी डाल दी है। तो जब आप क्वेश्चन कोई भी जब है अटैम्प्ट करेंगे न्यूमेरिकल का, तो उसके बाद उसकी थ्योरी भी लाजमी देखा करें। उसके कोई इतना आपको एफर्ट नहीं चाहिए होती है, लेकिन एक रीजनेबल एफर्ट के साथ ना आप ये 13 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट के लिए बचा के रखे थे। तो लास्ट में मैंने ये जो है वो अटैम्प्ट भी किए थे, सही अटैम्प्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में मसला आया था, तो इसमें मैं सोच रहा था कि क्या हो सकते हैं, फिर जो जेन में आया उसको लिख दिया। ये कोई इतना क्वेश्चन नंबर 4 इतना खास अटैम्प्ट नहीं हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 8 था इस पर रीजनेबल तैयारी थी, ये अच्छा अटैम्प्ट हो गया था। बात है कारसाज इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक सवाल आता है, ये टारगेट कॉस्टिंग का सवाल था ये। तो ये भी बड़ा, ये आसान थी, हमें आसान लगती थी, बड़ा अच्छा से ये तैयार किया हुआ था। तो ये भी कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था जिस पे कोई रॉकेट साइंस हो जाता। सिंपल सी कैलकुलेशंस थी, वो करनी थी, जिसने तैयारी की होगी वही कर सकेगा। फिर भी ये, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कारसाज इंडस्ट्रीज़ के नाम से सवाल था, टारगेट कॉस्टिंग का ये सवाल था। ये बड़ा ही मज़े का सवाल मुझे लगा था, उस वक्त मैं बड़े मज़े से इसको अटेम्प्ट किया था। ये मुझे यकीन है कि मेरा सही, काफ़ी हद तक ये सही हुआ होगा ये सवाल। तो इसमें भी आपको जो है वो मतलब बताना होता है कि आप किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है आपके पास, फिर उसको एलोकेट करना होता है, बताना होता है कि इतने प्रोडक्ट A के प्रोड्यूस कर लें, इतने प्रोडक्ट B के और इतने C के, इतने यूनिट्स। फिर इसने क्वेश्चन नंबर 6 को भी उसी के साथ लिंक कर दिया कंडीशन लगा के। तो ये सवाल भी तकरीबन बहुत मज़े का आसान सवाल था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, ये इसने उठाया हुआ था बेसिक्स में से। तो बेसिक्स, अब हमने इतने एडवांस टॉपिक तैयार कर लिए हुए थे कि ये बेसिक वाला जो है ना उस टाइम समझ नहीं आ रही थी इसका करूँ क्या क्या करूँ। इसकी हेडिंग डाली असगर अली एसोसिएट्स के नाम से, लेकिन ये सवाल अटैम्प्ट नहीं कर सका मैं। 15 नंबर का मेरा पेपर छूट गया था यहाँ से। ये 15 नंबर का मैं कहा चलो लास्ट पे रखता हूँ, अगर तो समझ आ गई उस वक्त तक तो मैं अटैम्प्ट कर लूँगा, लेकिन था ये सवाल आसान ही। उस वक्त समझ नहीं आ रही थी इसका करना क्या है। होता है पेपर में कहीं कभार ना ऐसे कि वो क्वेश्चन आपने किया होता है लेकिन आप क्लिक नहीं कर पा रहे होते कि किस टॉपिक से रिलेट नहीं कर पा रहे होते, इस तरह के मसले होते हैं। तो रफीक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये प्रोसेस कोस्टिंग पे सवाल था। तो 20 नंबर की प्रोसेस कोस्टिंग उसने पूछी। प्रोसेस कोस्टिंग तो हर बंदा अच्छा ही तैयार करके जाता है, क्योंकि शुरू में पढ़ाया जाता है और काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स का तैयार होता है। दुआ कर रहे होते हैं यार प्रोसेस कोस्टिंग आ जाए बस। प्रोसेस कोस्टिंग हमें भी आ गई 20 नंबर के लिए। तो इस सवाल में भी मैंने पहले अटैम्प्ट किया, कुछ मसले आए, फिर कटिंग वगैरह भी काफ़ी की थी इसमें। तो काफ़ी गंदा हुआ था ये सवाल, लेकिन मुझे यकीन था कि ये जो मैंने आंसर निकाला ना ये काफ़ी सही रीजनेबल अच्छा होगा। खैर सेम तो वो नहीं था, मैंने सोल्यूशन से मैच किया था, उसके बाद भी एक वैल्यू भी सेम नहीं मैच कर रही थी मेरी, मुझे याद था मैंने क्या क्या लिखा है। तो फिर वही बात आ जाती है कि मार्क्स एडजस्टमेंट्स की हैं, वैल्यू कोई मैच नहीं करेगी, फिगर कोई आपकी ठीक नहीं आएगी। तो एडजस्टमेंट्स अगर आपकी ठीक होंगी, एक रीजनेबल तक अच्छा सवाल अटैम्प्ट किया होगा तो आप पास हो जाएंगे।
फिर क्वेश्चन नंबर 9 फैसल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसमें कोस्ट ड्राइवर्स वगैरह एलोकेशन थी और इस तरह की कुछ चीज़ें थी। 16 नंबर का सवाल, बहुत ही मज़े का हलवा सवाल उसने दिया हुआ था। तो ये अटैम्प्ट काफ़ी कंपैरेटिवली आसान अटैम्प्ट थी। ये 16 नंबर का सवाल भी मेरा, मुझे आई एम श्योर कि ये सही अटैम्प्ट हुआ था। तो अगर देखा जाए तो इसमें मैंने 15 नंबर का पेपर एक तो यहाँ से छोड़ा, असगर अली एसोसिएट, क्वेश्चन नंबर 7, और 5 नंबर की मैंने छोड़ दी थ्योरी। वो भी अटैम्प्ट कर दी थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आई थी कि क्या लिखा था उसमें। पेपर में आप पैनिक कर जाते हैं। अच्छा, पेपर में क्या हो रहा होता है कि आप एक ना, शुरू में तो पहले मोमेंटम बनते हुए टाइम लगता है। आप कोई सवाल उठाते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको। तो पहले 1.5-2 घंटे जो होते हैं ना, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि कहाँ हम जा रहे हैं, मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। अब मैंने देखा उस 1.5 घंटे में लोग पैनिक कर जाते हैं। तो उसके बाद उनका जो है ना, वो पेपर नहीं सही अटैम्प्ट हो रहा होता। तो शुरू में लग रहा होता है, जब आपका 50-60 नंबर का पेपर अटैम्प्ट होता है कि हाँ यार बड़ा अच्छा हो गया, मैं पास कर जाऊँगा, ये सही हो गया। फिर जैसे ही अगले 40-50 नंबर का पेपर आप अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं, फिर घड़ी देखते हैं ना, टाइम गुजर रहा होता है। वो स्टेज होती है जिसमें आप पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपनी नर्व्स पे जो है ना, वो काबू रखना है और कोशिश करनी है मैक्सिमम जितना आप अटैम्प्ट कर सकें। जहाँ फंस जाएँ छोड़ दें, वो सवाल नहीं होगा, आगे चले जाएँ आप। अकाउंटेंट का मसला ये होता है, एक तो वो बड़े मटीरियलिस्टिक होते हैं, दूसरा उनको परफेक्शन चाहिए होती है। परफेक्शन मिल ही नहीं सकती भाई इस फील्ड में आपको। पेपर तो कोई भी परफेक्ट, अगर आपका अटैम्प्ट न लगे ना, तो फिर तो कोई सीए कैसे ही बनेगा। 10 सीए निकल रहे हैं हर साल के। तो परफेक्शन तो नहीं आ सकती इसमें। आपको मैक्सिमम पेपर अटैम्प्ट करना है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स करनी है। उसमें कुछ एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, उसको छोड़ दो, दूसरी एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर लो। कंक्लूजन नहीं भी दे रहे ना आप, किसी सवाल में डिसीजन लेना। और अगर किसी सवाल में आपने डिसीजन लेना है कि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कितना करना चाहिए, ये कितना करना चाहिए, तो अगर आपका वो डिसीजन गलत है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर आपकी वो एडजस्टमेंट ठीक है तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कंक्लूजन के नंबर कितने हैं, 2 या 3, जितने भी मार्किंग प्लान देखा है इसमें। तो ये था हमारा पेपर का एनालिसिस। तकरीबन 80 से 85 नंबर का मैंने अटैम्प्ट किया हुआ था। और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से उठा था, तो मुझे कोई इसमें कोई इतनी खास टेंशन नहीं थी कि ये पेपर, मुझे बस था कि बस सही हो गया, अटैम्प्ट पास हो जाएगा ये। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पास हो भी गया था। तो उस टाइम में आया भी आसान था, लेकिन इससे वेरी नेक्स्ट टाइम में उसने बहुत मुश्किल पेपर बना दिया था। तो आपको वर्स्ट के लिए तैयारी करनी है, इस तरह के आसान पेपर नहीं एज्यूम करके चले जाना कि पेपर आसान ही आएगा। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। अब हमें ये पेपर आसान आया, ये थोड़ा एक लक का फैक्टर था, लेकिन अगर मुश्किल भी आया था ना, तो हम प्रिपेयर थे, उस चीज़ के लिए रेडी थे कि यार जैसे मर्जी सवाल आ जाए। बड़े बड़े खतरनाक सवाल हमने किए हुए थे। एक सवाल था अमेरिकानो लिमिटेड के नाम से डिसीजन मेकिंग, वो भी बड़ा खतरनाक लगता था। उसमें सेल्स की कैलकुलेशंस जो थी ना, वो बड़ी मुश्किल थी। तो बाकी यही है कि पैनिक नहीं करना आपने, 100% पेपर कोशिश करना है अटैम्प्ट हो। और ये नहीं सोचना कि ये सवाल गलत हुआ है तो अगले पे इम्पैक्ट नहीं जाने देना उसका। बस आपने कंटिन्यूसली 3 घंटे में एक मशीन की तरह काम करना, इमोशनलेस हो के, पैनिक नहीं होना पिछले सवाल के साथ, या मेरा ठीक नहीं हुआ इस तरह से उस तरह से। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।